हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए तो बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ सॉलिड स्टेट की कुछ डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आगे थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के कुछ डेफिनेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं जनरल डेफिनेशन, मतलब सॉलिड स्टेट में जब हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो हमको कुछ डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर रियल में क्या होता है? तो लैटिस प्लस बेसिक। क्या? लैटिस प्लस बेसिक। क्लियर? तो कैसे, मतलब समझिएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर इन तीनों डेफिनेशन हम समझते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर तीनों डेफिनेशन समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया ये एक लड्डू है। देखो मोतीचूर का लड्डू। हाँ सर, मैं तो खाया भी हूं। ठीक है, चलिए जैसे ये हो गया एक लड्डू। यदि हम इस लड्डू के अरेंजमेंट की बात करें, ये कंप्लीट इसका जो अरेंजमेंट है, तो ये हमारा कहलाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब कि जो हमारा इसका कंप्लीट अरेंजमेंट है, ये पूरा लड्डू कहलाएगा हमारा क्या? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब ये पूरा गोल है, ये पूरा जो गोल है ये हमारा कहलाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब कि ये हमारा स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल। क्लियर? अब यदि हम इसी लड्डू के एक दाने की बात करें, कोई सा भी एक दाना ले लो, तो ये दाना, ये हमारा क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यदि हम इसके एक दाने की बात करें तो ये है यूनिट सेल। ठीक है? और यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी सेम। तो यूनिट सेल रिपीट होके क्या बनाएगी? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो जैसे मैंने बोला यूनिट सेल, तो यूनिट सेल जैसे देखो, एक यूनिट सेल गोल है, मतलब लड्डू का एक दाना गोल है। इस तरह के एक दाने को आप अरेंज कर दोगे तो एक जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो भी गोल ही बनेगा। तो ये होती हमारी यूनिट सेल। क्लियर? अब हमारा क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? यूनिट सेल क्लियर हुआ। लड्डू का एक दाना यूनिट सेल है, और उस दाने को हम जब बार बार अरेंज कर दिए तो एक हमारा लड्डू बना जो कि यूनिट सेल को ही फॉलो कर रहा है। मतलब यूनिट सेल यदि गोल है तो लड्डू भी हमारा गोल ही बना। अरे सर वो दब गया था। ठीक है, मत दबाओ। ये तो यदि हमारा एक यूनिट सेल गोल था तो जो हमारा फाइनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना ये भी गोल था। तो यदि यूनिट सेल को कंप्लीटली क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ये हमारा देखिए कंप्लीट। ऐसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे दीवार की ईंट, जैसे वॉल है, देखिए ये वॉल है। क्लियर? तो इस दीवार का शेप मतलब सेम वैसे है जैसे इसके एक ईंट का है। तो जो एक ईंट है, दीवार की जो एक ईंट है, ये हमारी यूनिट सेल है। और पूरी की पूरी जो वॉल है, पूरी की पूरी जो दीवार है, ये पूरी की पूरी दीवार हमारी क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, लैटिस स्ट्रक्चर। तो लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हमारा लड्डू है वो 3 डायमेंशन में अरेंज है, मतलब एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यदि हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स बाई और जेड। मतलब किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का 3D अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है? लैटिस स्ट्रक्चर। क्लियर? अब यदि हम इन तीनों की बात करें तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब कि स्ट्रक्चर इज द collection of atom or molecules arrangement at all the lattice point, real 3D arrangement in atom and molecules। क्लियर? मतलब कि जो इसका 3D अरेंजमेंट्स होता है लैटिस पॉइंट, जैसे मान लो ये जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं। क्लियर? ये बनेगा हमारा गोल ही, ये बनेगा हमारा गोल ही, और गोल में ये ऐसे अरेंज रहेगा। तो लैटिस पॉइंट का जो अरेंजमेंट होता है और हमारा पूरा है ना स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए अब हम बात करें यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होगा? अ सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द क्रिस्टल
मतलब कि इस क्रिस्टल की एक सिंपल यूनिट जो बार बार रिपीट होती है वो हमारा कहलाता है यूनिट सेल। क्लियर हुआ? तो हो गया हमारा यूनिट सेल। उसके बाद यूनिट सेल मतलब इसका एक दाना। क्लियर? उसके बाद हम देखें यूनिट सेल में ही ईच यूनिट सेल इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ लैटिस पॉइंट। मैंने बताया था यदि आप लैटिस पॉइंट को और अच्छे समझो तो ऐसे हम समझ सकते हैं। यदि आप लैटिस पॉइंट को और अच्छे से समझो तो देखो ऐसे समझ सकते हो। मैंने क्या बोला? देखो इसका एक ये पॉइंट जो है ये हमारा है लैटिस पॉइंट। क्या है? लैटिस पॉइंट। इसको हम यूनिट सेल भी बोलेंगे जो कि स्फेरिकल है। ये यूनिट सेल स्फेरिकल जो है बार बार रिपीट हुआ, ये यहाँ रिपीट हुआ, यहाँ रिपीट हुआ, ये ये बार बार रिपीट होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म की। ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म की जिसको हमने बोल दिया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या बोल दिया? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल दिया। और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है रियल 3 डायमेंशन में है, इधर एक्स, इधर वाई, इधर जेड। क्लियर? तो जो 3D अरेंजमेंट है मतलब कि रिपीटिंग पैटर्न ऑफ इट्स कंपोनेंट इन 3D रिप्रेजेंट द यूनिट सेल। मतलब कि एक 3D अरेंजमेंट जो यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा कहलाएगा लैटिस स्ट्रक्चर। क्लियर? ये हो गया हमारा तीनों डेफिनेशन, यूनिट सेल, सॉरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट। अब हम देखेंगे जो हमारा लैटिस स्ट्रक्चर होता है तो मेनली हमारे लैटिस स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको पढ़ना होता है क्यूब। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर क्यूब। चलिए अब हम क्यूब की बात करते हैं। हम बोल देंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर क्यूब, या इसी क्यूब के हम लैटिस पॉइंट की बात करेंगे। लैटिस पॉइंट की बात करेंगे। क्लियर? तो यदि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्यूब के लैटिस पॉइंट की बात करें तो हम मेनली यहाँ पे 3 चीज की स्टडी करेंगे। पहला देखेंगे सिंपल क्यूब, ठीक है, इंक्लूडेड 8 कॉर्नर। यदि हम बात करें बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर है ना, बॉडी सेंटर यानी कि क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूब यानी कि हम शॉर्टकट में BCC। आप इसमें काम करोगे, बॉडी सेंटर में आप काम करोगे 8 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर देखोगे। क्लियर? यदि हम तीसरा बात करें तो तीसरा हम स्टडी करेंगे फेस सेंटर, फेस सेंटर क्यूब है ना, यानी कि हम इसको बोलेंगे FCC। यहाँ पे आप 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस की बात करोगे। क्लियर? जैसे कि यदि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं आपसे क्यूब का, यदि हम क्यूब का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारा क्यूब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। देखिए
क्या तो शानदार बना भाई, ये हमारा बन गया क्यूब। क्लियर, ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर, ये हमारा बन गया क्यूब। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा ये क्यूब बना है, तो हम इस क्यूब में देखेंगे कौन सा कॉर्नर है। हम इस क्यूब में तीन चीज देखेंगे, कहाँ पे क्या क्या है। तो हम इसमें देखेंगे कॉर्नर, उसके बाद देखेंगे बॉडी सेंटर, फिर देखेंगे फेस सेंटर। फेस सेंटर लास्ट में हम इसके कोर भी देख लेंगे। क्लियर, यदि हम बात करें कॉर्नर तो 8, बॉडी सेंटर 1, फेस 6, कोर 12। क्लियर, ये इतने होते हैं। यदि हम इसका चलिए, यदि मैं इसमें चारों चीज की स्टडी करूं, कॉर्नर, बॉडी सेंटर, फेस और कोर कितने हैं, तो मान लो ये एक क्यूब है। ये क्या है? एक क्यूब है। इस क्यूब में क्या होगा देखिए, यदि हम सबसे पहले कॉर्नर की बात करें तो हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। अब हम यहाँ बॉडी सेंटर की बात करते हैं। यदि हम यहाँ पे बॉडी सेंटर की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, इस क्यूब में कितने बॉडी सेंटर हैं? तो इसका बॉडी सेंटर कहीं मिड पे होगा, कहीं यहाँ होगा इसका बॉडी सेंटर। इसके बॉडी सेंटर की बात करें तो इसका बॉडी सेंटर कहीं सेंटर में होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा लगभग, जैसे हम लोगों का बॉडी सेंटर कहीं यहाँ पे है ना, कहीं यहाँ पे बॉडी सेंटर, मतलब हर एक चीज का बॉडी सेंटर होता है। जैसे मार्कर, तो मार्कर के करीब बॉडी सेंटर की बात करें तो कहीं यहाँ बीच में बॉडी सेंटर होगा। तो इसमें बॉडी सेंटर क्यूब में कितना होगा? 1। अब यदि हम थर्ड नंबर यहाँ इसके फेस की बात करें कि इस क्यूब में फेस कितने हैं, तो फेस चलो गिनते हैं। तो 1 मतलब 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 फेस हो गए। 1 2 3 4 5 6, एक फेस, 2 3 4 5 और ये 6, तो फेस हो गए 6। अब बात करेंगे जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कोर। कोर कितने होंगे? तो कोर हम देखिए गिनेंगे, कोर 12। 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। मतलब यहाँ पे हमारे 4 कोर हो गए, 1 2 3 4। क्लियर, ये 4 कोर यहाँ हो गए। फिर ये देखो 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कोर कितने हो गए? 12। तो हो गए कोर हमारे 12 हो गए। अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने क्या बोला, क्यूब में हमको क्या क्या मेनली पढ़ना है, तो मेनली सिंपल क्यूब, बीसीसी, एफसीसी। मैंने इसको अभी एक्स्ट्रा ले लिया हूँ। क्लियर, मैंने कोर एक्स्ट्रा ले लिया, बाहर बाद में न्यूमेरिकल करने के काम आएगा। यदि आप पहले याद रखिए कि जो हमारा सिंपल क्यूब होगा तो 8 होंगे, जो हमारे बॉडी सेंटर होगा वो 8 मतलब 1 होगा, और जो हमारा फेस सेंटर होगा ये 6 होगा। अब यहीं पे हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं एक और चीज जो हमारे पहला हम देखेंगे इंट्रा फेस एंगल ऑफ क्यूब। क्यूब के लिए हम देखेंगे एंगल। क्लियर, तो चलिए हम यहां से देखते हैं। जैसे इस पॉइंट से यदि हम बात करें तो इस एक्सिस में ये हो गया x, ये एक्सिस हो गया y और ये एक्सिस हो गया z। क्लियर हुआ, इसको आप लोग बना लीजिए एग्जाम रजिस्टर में। तो हो गया x y, तो x यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो ये एंगल बनेगा इसको बोल देंगे अल्फा। y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में जो ये एंगल बनेगा इसको हम बोल देंगे बीटा, और x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा इसको हम बोल देंगे
गामा। क्लियर। तो हो गया हमारे 3 एंगल हो गए, अल्फा, बीटा और गामा, जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। क्लियर। तो यदि हम बात करें इंटरफेस एंगल ऑफ क्यूब, तो हमको अल्फा, बीटा, गामा 3 एंगल बनेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्यूब है, क्यूब में हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल क्यूब, उसके बाद बीसीसी, उसके बाद एफसीसी। क्लियर। तो यदि हम सिंपल क्यूब के एंगल की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। बीसीसी की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। एफसीसी की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यदि हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में सिंपल क्यूब, बीसीसी, एफसीसी, तीनों का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर। तो हो गया इंटरफेस एंगल ऑफ क्यूब। यदि हम एक चीज और बात करें इसी में, इंटरफेस कटिंग ऑफ क्यूब फॉर एज लेंथ, एज लेंथ। यदि हम इसके एज लेंथ की बात करें तो हम इसके एक्स एक्सिस वाले लेंथ को, एक्स एक्सिस वाले लेंथ को हम बोल सकते हैं ए, बाई एक्सिस वाले लेंथ को हम बोल सकते हैं बी, और जेड एक्सिस वाले लेंथ को हम बोल सकते हैं सी। मतलब कि जो हमारा एक्स एक्सिस की लेंथ है, ये एक्स एक्सिस की जो लेंथ है वो ए सेंटीमीटर, बाई एक्सिस की जो लेंथ है वो हो गई 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो हो गई सी। क्लियर। तो इनकी जो लेंथ है, यदि हम बात करें क्यूब के लेंथ की, तो सेम हमारा जो सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब है, बीसीसी है और एफसीसी है। क्लियर। सिंपल क्यूब, बीसीसी, एफसीसी, यानी सिंपल क्यूब के लिए, चाहे बीसीसी के लिए, चाहे एफसीसी के लिए, तीनों इक्वल होगा। मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ओनली फॉर क्यूब। मतलब क्यूब के लिए तीनों जो हमारा लेंथ होता है, एज लेंथ होता है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के लिए हमारा इक्वल होता है। क्लियर हुआ। अब हम एक काम करते हैं, दो हमारी थ्योरीज थी, जैसे इसी के लिए एज लेंथ के लिए हमारी 2 थ्योरी थी। ठीक है, तो उनको हम स्टडी करेंगे। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कि विस थ्योरम, एक्सियल थ्योरी, 2 हमारी। अब हम देखते हैं एक्सियल थ्योरी। एक्सियल थ्योरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विस। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, विस थ्योरी। तो जैसा कि मान लीजिए ये क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब है। क्लियर। अब यदि हम क्यूब में 3 कटिंग लेते हैं, एक लेते हैं 2a, एक लेते हैं 3b, एक लेते हैं -3c। क्लियर। 3 यदि हम कटिंग लेते हैं, एक लेते हैं 3a, एक लेते हैं, सॉरी, एक लेते हैं 2a, 3b, -3c। यदि मैं ये कटिंग लेता हूं इस क्यूब में, तो आपको बताना है कि इसके लिए विस थ्योरम क्या होगा। तो बहुत ही इजी है, नॉर्मल एक लाइन का सॉल्यूशन है कि यदि जो इसके सामने का नंबर होता है, ठीक है, जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, -3। ये इसका आंसर हो गया है विस थ्योरम का। एक और एग्जांपल यदि हम ले लें विस थ्योरम का, 4a 3b -2c, 4a 3b -2c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 -2b। ठीक है, तो ये हो गया -2, 4 जैसे मैंने ले लिया 4a 3b -2c। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 -2। यहां पे आप एक चीज देखिएगा, यहां पे कॉमा है, हर जगह क्या है? कॉमा है। क्लियर। तो यदि हम कॉमा इंक्लूड करते हैं, मतलब
कॉमा यदि आप इंक्लूडेड करते हो तो वो थ्योरी हमारी कहलाती है विस थ्योरम। अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं, मिलर थ्योरम। क्या देखते हैं? मिलर थ्योरम। तो चलिए मिलर थ्योरम क्या होता है। सेकंड नंबर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। म्यूलर थ्योरम क्वेश्चन सेम 2a 3b - 3c। क्लियर। इसके लिए मिलर थ्योरम के लिए क्या होगा, तो हम सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो इसका सोल्यूशन होगा, तो पहले स्टेप में सेम, पहले स्टेप में मैंने इन सब का फैक्टर ले लिया 2 3 -3। पहले स्टेप हमने इसको फैक्टर ले लिया। सेकेंड स्टेप में मैंने इनको रेसिप्रोकल कर दिया इनका। सेकेंड स्टेप में रेसिप्रोकल 1/2 1/3 1/-3। क्लियर। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो जैसे मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया तो आ जाएगा 6। क्या आएगा एलसीएम? 6। फिर उसके बाद सॉल्व कर दो तो 2 3 3 दूना 3 दूना, तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया क्या, 3 2 -2। ये आंसर आ गया। मतलब कि जो इसका हमारा होगा फोर्थ स्टेप में 3 2 -2, ये इसका आंसर होगा। यदि आप कॉमा लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा। मतलब कि हमारे मिलर में नॉट इंक्लूडेड कॉमा, हमको मिलर थ्योरम में कॉमा इंक्लूड नहीं करना, हमको सिर्फ यहाँ कॉमा इंक्लूड करना है। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा मिलर थ्योरम। ये हो गया विस थ्योरम फॉर क्यूब, है ना, एक्सियल थ्योरम, है ना। क्यूब के लिए जो हमारा एक्सियल थ्योरम था, एक विसव, एक विश, एक मिलर। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर। फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनके आप हमको विश थ्योरम और मिलर थ्योरम। क्लियर। तो ये हमारे होमवर्क हो गए 3। ये 3 का जो आपका होमवर्क है, इनको आप सॉल्व करके अपनी कॉपी में बहुत अच्छे सिस्टमैटिक, ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए जिनके आंसर आप कॉपी में सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कर लीजिए। यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और यदि इनके आंसर्स आपके नहीं आए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके आंसर या सोल्यूशन आपको बता सकें। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए। चलिए, थैंक यू सो मच।